नमस्कार। बोल खिलाफ आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। अगर भारतीय जनता पार्टी को आसानी से 400 सीटें मिल जाएंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनाव में क्यों हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में इस बात को लेकर डर है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे? आज ये सवालात क्यों पूछे जा रहे हैं? आज ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों की वजह से भारत को तानाशाही की तरफ ढकेला जा रहा है? ये तमाम सवालात हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और जाहिर सी बात है ये सवाल पूछे जाएंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने एंडी मुखर्जी के इस आर्टिकल का जिक्र करना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर है। एंडी मुखर्जी का यह आर्टिकल कहता है, बिलियनियर राज इज पुशिंग इंडिया टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करूं तो भारत के अंदर जो धन्ना सेठों का राज है, उनका जो दबदबा पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है, उसी का परिणाम है कि भारत जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस आर्टिकल में दरअसल एंडी मुखर्जी ने कहा क्या है और उस पर आप गौर कीजिएगा। एंडी मुखर्जी 3 लोगों का नाम लेते हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और सज्जन जिंदल। वो ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों में ये तीनों दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में आ गए हैं। यहां तक कि गौतम अडानी तो टॉप 5 की लिस्ट में आ गए थे। जी हां, दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में थे गौतम अडानी। इस वक्त भी वो सबसे धनी व्यक्तियों में थे और 2014 से पहले अडानी का स्थान दुनिया के तमाम धन्ना सेठों में 700वां नंबर था, करीब 696 नंबर था उनका। मगर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, गौतम अडानी का स्थान दुनिया के टॉप 5 धन्ना सेठों में आ जाता है। एंडी मुखर्जी अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर या अपने बिजनेस हुनर दिखाकर अमीर नहीं बने। ये लोग इसलिए अमीर बने क्योंकि मोदी सरकार ने इन्हें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। कई मामलों में तो दूसरे औद्योगिक घरानों को डरा धमकाकर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दरअसल यहां पर एंडी मुखर्जी क्या कहते हैं। The Modi government rewarded large businesses with tax cuts and awarded them prize monopoly assets like airports. The billionaires got juicy deals when buying bankrupt firms and lobbied, often successfully, for protectionist trade policies. At the same time, India's rules on foreign direct investment protected the national team from muscular global rivals. इसका हिंदी में अनुवाद यह किया जाएगा दोस्तों कि मोदी सरकार ने इन धन्ना सेठों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया। जो विदेशी प्रतिस्पर्धा करने वाली थी या जो विदेशी औद्योगिक घराने थे, उनसे बचाया। न सिर्फ वो किया दोस्तों, बल्कि देश के अंदर भी बहुत आसानी से कई कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, मसलन एयरपोर्ट्स। और यहां पर मिसाल दी जाती है GVK ग्रुप और अडानी की। मैं आपके सामने कुछ तारीखें रखना चाहता हूं जिस पर आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले जून 2020। जून 2020 को दोस्तों CBI GVK ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज करती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉड के मामले में, एक 705 करोड़ के घोटाले में। GVK ग्रुप वो था दोस्तों जिसके पास एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, हवाई अड्डों का कॉन्ट्रैक्ट था। मगर रहस्यमय तरीके से जून 2020 को CBI रेड मारती है एक कथित 705 करोड़ के घोटाले में। अब इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, अगस्त 2021, यानी कि ठीक 1 साल बाद। यह रेड कब मारी जाती है दोस्तों? जब देश कोरोना का सामना कर रहा होता है, क्योंकि कोरोना की आड़ में बहुत कुछ हुआ। कोरोना की आड़ में मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया और कोरोना की आड़ में महाराष्ट्र की सरकार को भी चुनौती मिल रही थी और कोरोना की आड़ में GVK ग्रुप पर CBI जो है वो रेड मारती है। ठीक 1 साल बाद गौतम अडानी कंपनी में 74% स्टेक खरीद लेते हैं, हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। नतीजा क्या होता है?
जिस हवाई अड्डे पर जीवीके का कब्जा था वो अब गौतम अडानी के हाथ में आ जाता है। तारीख पर गौर कीजिए, अगस्त 2023। और फिर 2 साल बाद सारा खेला पलट जाता है। जनवरी 2023 को सीबीआई कोर्ट फाइंड्स नो करप्शन बाय पब्लिक ऑफिशियल्स इन जीवीके स्कैम केस ट्रांसफर टू मजिस्ट्रेट कोर्ट। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि सीबीआई को इस मामले में अधिकारियों में कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब गौर कीजिए कि एंडी मुखर्जी ने अपने आर्टिकल में क्या कहा था। चाहे सज्जन जिंदल हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, ये लोग धन्ना सेठ इसलिए नहीं बन गए क्योंकि इन्होंने दुनिया को अपना प्रोडक्ट बेचा, दुनिया में अपना नाम कमाया। ये लोग धन्ना सेठ इसीलिए बने क्योंकि मोदी सरकार इनकी लगातार मदद कर रहा था। और यह बात सामने कहां उभर कर आती है? यह बात सामने तब उभर कर आती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बदौलत देश के सामने गुप्त चुनावी चंदे का मामला सामने उभर कर आता है। और इसमें क्या चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों? इसमें यह बात सामने उभर कर आती है कि किस तरह से औद्योगिक घरानों पर दबाव बनाया जा रहा था और वो लोग भाजपा को पैसा दे रहे थे, उनके केसेस को खत्म किया जा रहा था, यहां तक कि औरबिंदो फार्मा के शरत चंद्र रेड्डी पर दबाव बनाया गया और वो दिल्ली के शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए। इन्होंने भाजपा को 50 करोड़ रुपए दिए थे और फिर वो सरकारी गवाह बन गए। और आप देख सकते हैं दोस्तों, करीब 16,000 करोड़ रुपए में से भाजपा की जेब में 8,000 करोड़ रुपए गए। फ्यूचर गेम का मालिक सैंटियागो मार्टिन उसके 400 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लेती है, मगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसका बेटा भाजपा में शामिल हो जाता है और भाजपा में उन्हें शामिल करते हैं भाजपा के दिग्गज नेता राम माधव, जिनके तार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यह मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? एक तरफ धन्ना सेठों का एक छत्र राज, दूसरी तरफ सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, जैसा विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है, साफ तौर पर ब्लैकमेल का खेल चल रहा है। आजाद भारत के इतिहास में यह एक ऐसा मामला है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से औद्योगिक घरानों पर दबाव बनाया गया और उन्हें फायदा दिया गया। किस तरह से औद्योगिक घरानों ने भाजपा को चंदा दिया और उसके बदले में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। ढेरों ऐसी मिसालें हैं। मगर फिर लोगों के जहन में यह सवाल होगा कि मोदी सरकार खुलेआम ऐसा क्यों कर रही थी? इसके 2 कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण, जैसे ही गुप्त चुनावी चंदे का मामला सामने उभर कर आया, आपने देखा होगा कि मुख्य धारा का मीडिया जो भारत के 99% घरों में पहुंचता है, उसमें इसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा बहुत दूर की बात है, भाजपा सरकार को कटघरे में भी खड़ा नहीं किया गया, भाजपा से कठिन सवाल भी नहीं पूछे गए। ये तो मेरे जैसे पत्रकार थे या न्यूज क्लिक जैसे मंच थे जो आपके सामने ये मुद्दा लगातार लाते रहे। यानी कि भाजपा को यह बात पता है कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्रों को फायदा पहुंचाते रहें, गोदी मीडिया उसे कभी नहीं उठाने वाला है। और दूसरी बात, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और इसी से जुड़ा हुआ है धर्म का मुद्दा। भाजपा जानती है कि उसने देश की जनता को धर्म का धतूरा चटा दिया है। उसने देश की एक बहुत बड़ी आबादी में यह बात जो है वो डाल दी है उसके दिमाग में कि हिंदू खतरे में है, अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। यानी कि एक तरफ वो अपने धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाते रहे और दूसरी तरफ जनता को धर्म के नाम पर बरगलाते रहे, मूर्ख बनाते रहे, ब्रेन वॉश करते रहे। यही वजह है कि जनता का ध्यान इन मुद्दों पर नहीं जा रहा था और समानांतर तौर पर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। विपक्ष के नेताओं पर अनाप शनाप अनर्गल केस किए जा रहे थे। मसलन अगर आप दिल्ली के शराब घोटाले को भी देखें तो इस मामले में केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया है। और आप जानते हैं इस मामले में भाजपा के या ईडी के स्टार गवाह कौन है? औरबिंदो फार्मा के शरत चंद्र रेड्डी, जिन्होंने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे में 50 करोड़ रुपए दिए थे और बाद में गिरफ्तारी से बच गए थे और बाहर आ गए थे। और अब जाहिर सी बात है सरकारी गवाह बन गए हैं तो
इनकी जो गर्दन पर तलवार है वो भी हट गई है। समानांतर तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी को अलग अलग केसेस में फंसाया जा रहा है। उनकी तो सांसदी भी चली गई थी, उनका सांसदी वाला मकान उनसे छीन लिया गया था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर भी साफ तौर पर निशान दिखाई दे रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, इस मुद्दे पर अदालतें पूरी तरह से खामोश हैं। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ पत्रकार जो इस सत्ता से सवाल करते हैं, उन्हें आतंकवाद की धाराओं में फंसाया जा रहा है। जिस मंच से मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, उस मंच के प्रधान संपादक के खिलाफ क्या किया गया आप सब जानते हैं। कोई नहीं जानता कि क्या मामला है, कोई नहीं जानता कि सबूत क्या है। 3 साल से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोई चार्जशीट नहीं दाखिल की। सोशल एक्टिविस्ट को बगैर चार्जशीट के आतंकवाद की धाराओं में डाल दिया जाता है। भीमा कोरेगांव के मामले में लोगों को 4 साल से जेल में डाल दिया जाता है और इनमें से कई तो जेल में ही दम तोड़ देते हैं। उमर खालिद जेल में क्यों हैं कोई नहीं जानता, मगर उन पर निशाना साधा जा रहा है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ अपने धन्ना सेठ मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उन्हें दुनिया के अमीर लोगों में शुमार किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष और पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और परिणाम, लोकतंत्र जो है वो तार-तार हो रहा है। भारत का चर्चित लोकतंत्र जो दुनिया भर के धन्ना सेठों, इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक चीज थी, जिसके चलते वो भारत में आके इन्वेस्ट करते थे, उसे तार-तार किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनावों को लेकर टेंशन में हैं, तनाव में हैं? क्या उनके मन में डर है? अरे भाई, अगर आपको 400 सीटें मिल रही हैं तो आप अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाल रहे हैं? अगर आपको 400 सीटें मिल रही हैं तो जिन अजीत पवार, छगन भुजबल या नारायण राणे पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, जिन्हें आप जेल में डालना चाहते थे, आखिर क्या वजह है कि आप उनके साथ सत्ता में हैं? जिस नीतीश कुमार को आप पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, आखिर क्या वजह है कि उस नीतीश कुमार के साथ आप दोबारा सत्ता में हैं? कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, ईमानदारी, महिला अस्मिता, इन तमाम मुद्दों पर समझौता कर रही है, खुलेआम समझौता कर रही है। और वो ये जानती है कि उनसे कोई सवाल नहीं उठाएगा। जैसे मैंने कहा, 99% मीडिया, या ये कहा जाए भारत के 99% घरों में जो मीडिया पहुंचता है वो सत्ता से सवाल नहीं करता। लिहाजा देश की जनता के लिए यह अमृतकाल चल रहा है, जबकि धन्ना सेठों और गरीबों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। और एंडी मुखर्जी ने बाकायदा अपने इस आर्टिकल में उस बात का जिक्र किया है। एंडी मुखर्जी क्या कहते हैं दोस्तों अपने इस आर्टिकल में, आपको सरल शब्दों में बताता हूं। एंडी मुखर्जी कहते हैं कि देश की जो कमाऊ आबादी है वो है 92 करोड़, 92 करोड़, और इसमें से 10,000 लोग कमाते हैं करीब 38 करोड़ रुपए। और क्या आप जानते हैं, ये जो 10,000 लोग कमाते हैं वो देश की एवरेज इनकम से करीब 2,000 गुना ज्यादा है। एवरेज इनकम है $2,800 यानी 2,800, और जो 10,000 लोग कमाते हैं वो इससे करीब 2,000 गुना ज्यादा है। और देश के 10 में से 9 लोगों की कमाई एवरेज से कम है, यानी औसत से कम है। पिछले 10 सालों में, जैसे कि एंडी मुखर्जी कहते हैं, अमीरों और गरीबों का फर्क लगातार बढ़ा है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो परम मित्र हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो सज्जन जिंदल हो, वो दुनिया के मानचित्र में लगातार दस्तक दे रहे हैं और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हो गए हैं। मगर ये मुद्दे इसीलिए भाजपा को विचलित नहीं करते, इसलिए प्रधानमंत्री को चिंतित नहीं करते, क्योंकि वो अपनी गोदी मीडिया के सहारे धर्म का धतूरा और समाज को बांटने का एक लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम आपके सामने हैं।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।